अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? हम ना विद MGMT622 आज का लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर 4 इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स है क्या चीज़ वो देख लें आप लोगों की। इंटरपर्सनल स्किल्स आर द वंस रिक्वायर्ड वाइल डीलिंग विद अदर्स। आपकी वो स्किल्स वो सलाहियतें जो आपको आपकी ज़रूरत है जब आपने किसी और से डील करना है, किसी और से बातचीत करनी है, तब ज़रूरत पड़ती है इंटरपर्सनल स्किल्स की। दीज अदर्स कुड बी द इंटरनल एम्प्लॉयज़ आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और ये जो आपके अदर्स में शामिल होते हैं, जो और लोगों में शामिल होते हैं, वो आपकी इंटरनल एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं जिसके साथ आप लोगों ने बाहर का मामला लेन देन सारा निपटाना होता है। सच social skills are needed in order to motivate, convince or persuade others to act in the desired manners। और ये जो स्किल्स हैं सोशल स्किल्स मतलब आपकी जो सलाहियतें हैं, ये ज़रूरत तब पड़ती है जब आपने किसी को मोटिवेट करना हो या कन्विंस करना हो अपनी बात पर, उसको कन्विंस करना और परसुएड या उसको अपनी तरफ राग़िब करना, तीनों एक ही चीज़ है। अपने जो डिज़ायर्ड मैनर, जिस काम के लिए आपने लोगों को मोटिवेट करना अपनी तरफ, वो सारी सलाहियतें आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में मिलेंगी। दिस परसुएशन कैन बी कोर्सिव आर मोटिवेटेड थ्रू प्लेजेंट रिवार्ड्स। आपका ये क्विज़ है। दिस इन्फ्लुएंस on others involves the development of specific personal skills segregated as knowledge, skill and attitude। KSA मतलब K for knowledge, S for skills and A for attitude। ये आपका MCQs हो जाएगा। और ये जो है सेग्रीगेट किया गया है 3 चीज़ों में। मतलब आपने अगर इंटरपर्सनल स्किल्स अपनी सलाहियतें करनी हैं, उन पर काबू पाना है, तो आपको उस सलाहियत की, उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए, उसकी स्किल भी होनी चाहिए, और उसमें एटीट्यूड जो आपने रखना है उसका भी पता होना चाहिए। अब नॉलेज देख लें। नॉलेज इज़ डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। वो इंफॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत है एक टास्क पूरा करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और आपको उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करना भी आती हो बाकायदा उस वर्क में, उस काम में जो आपने स्किल सीखी है। स्किल क्या है? स्किल आर डिफाइंड एज एक्सपर्टनेस ऑफ डूइंग अ टास्क। स्किल क्या है? आपकी एक्सपर्ट होना, आप उनको उस चीज़ में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ आपने करनी है और किस तरह निभानी है। प्रैक्टिस्ड एबिलिटी एंड ईज़ इन डूइंग समथिंग। और आपको उस चीज़ में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तवज्जो होनी चाहिए कि आपने वो काम किस तरह से पूरा करवाना है। और इट इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ऑफ सम स्पेसिफिक टैलेंट टू रीच ऑटोमेसी। और आपका इस स्किल में एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और प्रैक्टिस भी मैटर करती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है अपने इस स्किल को पूरा करने के लिए, बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। एटीट्यूड आर एस्टेब्लिश्ड ways of responding to peoples and situation that have been learned based on the held beliefs, values and assumptions। एटीट्यूड क्या है? आपका रवैया लोगों के साथ या सिचुएशन में, जो हालात जिस तरह के होते हैं उसमें आपका एटीट्यूड क्या है, रवैया क्या है लोगों के साथ और बाकी सारे मामलात में। और ये सारी चीज़ें आपका यकीन, बिलीव्स और वैल्यूज़ और असम्पशन, ये सारे एटीट्यूड्स में आपके मिलते हैं। इंडिविजुअल्स एटीट्यूड इज़ अपेरेंट थ्रू हिज और हर बिहेवियर। ये आपका MCQs है। जो इंडिविजुअल एटीट्यूड है, इनफरादी एटीट्यूड जो है वो अपेरेंट होता है, उनका बिहेवियर से पता चलता है कि उनका एटीट्यूड क्या है, उनका लहजा क्या है, कितने तल्ख लहजे से वो लोग बात कर रहे हैं और कितने तल्ख लहजे से बात नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट है आप लोगों की ये एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए किस बात की, जो आपने काम करना है वो कैसा है, कितना है और किस लिहाज से आपने करना है। स्किल्स, आपको नो हाउ कि आपने वो यूज़ कैसे करनी है, जितनी आपकी सलाहियत है आपने उसको कितनी अच्छे तरीके से यूज़ करके अपना काम निकलवाना है, कह लें ये काम पूरा करना है। एटीट्यूड आपका नो वाई, कि आपने किस टाइम कौन सा एटीट्यूड अपनाना है, कौन सा लहजा अपनाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनीज़ में कोई ऐसा काम भी हो जाता होता है जिसमें थोड़ा सा तल्ख लहजा यूज़ करना पड़ता है या आपका लहजा थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा पोलाइट भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में आप देख लें एटीट्यूड में आपकी दो चीज़ें आ रही हैं, कमिटमेंट आ रही है और साथ ही साथ पर्पज़ आ रहा है। मतलब आपका पर्पज़ क्या है, आपके एटीट्यूड को तल्ख या नरम करने में, और आपकी कमिटमेंट क्या होनी चाहिए आपके एटीट्यूड में। इसी तरह नॉलेज में आपका पर्पज़ और प्रोसेस आता है। आपका पर्पज़ क्या है, आप क्यों हासिल कर रहे हैं ये नॉलेज, और उसमें प्रोसेस आपने कितना करना है, आपने क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कितनी आपको चीज़ नॉलेज होनी चाहिए चीज़ में सारे में। और स्किल्स क्या है, स्किल्स में प्रोसेस चीज़ आ रही है और कमिटमेंट आ रहा है। प्रोसेस जारी बात है, स्किल्स आपके पास हैं, सलाहियत हैं तो आपने उसको प्रोसेस में भी लाना है, काम में भी लाना है। और कमिटमेंट, आपकी कमिटमेंट क्या होगी, उस चीज़ को अच्छे से अच्छे अपनी सलाहियत को काम में लाना। Initially, a person is facilitated by the requirement amount of specific knowledge in the form of information and data to develop an understanding. अब क्या होता है, एक पर्सन को ये चीज़ होती है कि उसने कितनी नॉलेज हासिल करनी है इंफॉर्मेशन और डेटा की फॉर्म में, और उसने वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है, उस सारी बात को, जो चीज़ उसने नॉलेज जिस बात में हासिल करनी है। वंस द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज़ शेयर्ड, एक बार उसको वो सारी नॉलेज होगी ये चीज़ की, बात की, काम की, उसके बाद उसने क्या करना है, स्किल इज़ डेवलप्ड थ्रू कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस। तो उसके बाद नॉलेज हासिल करने के बाद उसने क्या करना है, स्किल्स को अपनाना है। स्किल्स कैसे अपनाई जाती हैं, बार बार कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करने के बाद। अब परफेक्शन इन स्किल्स आ गया, स्किल्स में वो परफेक्ट हो गया, उसकी सलाहियत है, उसको पता चल गई है जो चीज़ उसने चाहिए थी या जो चीज़ वो करना चाहता है। उसके बाद ये चीज़ वही आपकी रिपीट हो रहा है, वर्ड कैन बी अचीव्ड थ्रू सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिस। मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स बेहतर वो कहते हैं ना पॉलिश होगी। व्हेन अ स्किल इज़ डेवलप टू द एक्सटेंट, जब आपकी स्किल भी डेवलप होगी या आपकी स्किल्स बहुत अच्छे से आपको नशोनुमा पा चुकी हैं, आपके अंदर आ चुकी हैं, जज्ब आपने कर ली हैं, तो डैट इज़ बिकम द पार्ट ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एटीट्यूड। और वही चीज़ें आपका एटीट्यूड बन के आपके लोगों को नज़र आएंगी, आपको ख़ुद अपने अंदर नज़र आएंगी कि आपने जो चीज़ सीखी है वो कितनी हद तक आपके अपने एटीट्यूड में वाज़ेह नज़र आई है आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस EI है, इसका एब्रीविएशन MCQs के लिए आ सकते हैं। वाइल डीलिंग विद अदर्स, जब हम लोगों ने एक दूसरे से बात करनी होती है, डील करना होता है, तो उसमें क्या होता है, पर्सन हैज़ टू बी इमोशनली, पर्सनली एंड सोशली कॉम्पिटेंट। मतलब उसको ये आपका क्विज़ है, वो इमोशनली भी उसको चीज़ बात मनवानी आनी चाहिए, पर्सनली भी वो चीज़ को मनवा सके और सोशली भी। मतलब जब तक आप में ये तीनों चीज़ें एबिलिटीज़ नहीं होंगी, आपको जो फ़ायदा वगैरह होता है ना कंपनीज़ में चाहिए होता है, वो नहीं होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव, कंट्रोल एंड एवेल्युएट इमोशन इन अ पॉजिटिव मैनर। आपने क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि लोगों को आप इमोशनली अपनी तरफ करना, लेकिन वो पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप उनको किसी गलत रास्ते पे लेके जाए तो इमोशनल, उसमें हम लोग कहते थे ना, मैं ऐसे हूँ तो वैसा हूँ, तुम हमारे साथ बात नहीं करते, ये चीज़ जो है नेगेटिविटी में लेके नहीं जानी है, आपने पॉजिटिव मैनर में लेके जानी है और लोगों को अपनी तरफ माइल करना है कि वो आपकी जो चीज़ प्रोडक्ट बन रही है कंपनीज़ में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं तो लोग आपकी तरफ कायल होते हैं। अब इसमें एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी, वो जो सिर्फ बाहर लोग बेचने वाले आते होते हैं,
हाथ में सर्फ के पैकेट पकड़े होते हैं, जी हमारी कंपनी ने सर्फ बनाया है, इसका नाम ये है और इसमें इतनी इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। सर्फ में जो है बहुत ज़्यादा इसकी झाग होती है और हाथ नहीं वो होते, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं उस इंसान को जिसको चीज़ें सारी बता रहे होते हैं। तो ये इमोशनली वो तो कहते हैं ना ब्लैकमेल करना, ये वो चीज़ है। दिस एबिलिटी असिस्ट in revealing stress, communicating effectively, convincing others and diffusing in personal conflicts। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इमोशनल इंटेलिजेंस ये क्या करता होता है, मदद करता है हम लोगों को स्ट्रेस रिवील करने के लिए। अगर हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्टिवली हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस काम करती है। जो चीज़ हम लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं वो बहुत ज़्यादा काम हमारी मदद करती है हमारी अपनी बात को मनवाने के लिए। कन्विंसिंग अदर, दूसरों को अपनी तरफ माइल करना, एंड डिफ्यूजिंग इम्पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होते हैं जो हमारे कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में या वैसे आम लाइफ में भी, उनको भी ख़त्म करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम आती है। इमोशनली इंटेलिजेंट, in order to be emotionally intelligent one has to be personally competent। अब ये फिर से आपका MCQs आ गया ऊपर वाला कि अगर तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलिजेंस होना है, तो आपको पर्सनली कम्पिटेंट बनना है। अब पर्सनल कम्पिटेंट है क्या चीज़ वो देख लें। मीन्स रिकग्नाइजिंग वंस ओन इमोशन, आपको अपने इमोशंस का पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आपके अपने इमोशंस क्या हैं, एंड their way they affect the thoughts and behavior, knowing strength and weakness and to have self confidence। आपको अपने weakness और strengths का पता होना चाहिए, किस बात पे आपका behavior बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो जाता है, किस बात पर आपका behavior जो है, आपका जो लहजा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और once a person is able to control his or her emotions, जब आप इंसान जो है ख़ुद अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके अगला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, प्रेडिक्ट एंड डायरेक्ट द इमोशंस ऑफ अदर। उसके बाद आपने प्रेडिक्ट करना है कि लोगों के इमोशंस क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, या उनके इमोशंस हमारे इमोशंस के साथ मिलते हैं, हम लोग उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, या वो हमारी इमोशनली इंटेलिजेंस की वजह से हमारी तरफ राग़िब हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स। आपके जो सोशल कॉम्पिटेंस है वो क्या करता है, डेवलप करता है आपके रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ, इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। लोगों को आपकी तरफ इन्फ्लुएंस करना आपके सोशल कॉम्पिटेंस में आता है। वर्किंग वेल इन अ टीम, आप लोग इसी सोशल कॉम्पिटेंस की वजह से एक टीम की तरह काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो आप लोगों की लड़ाइयाँ वगैरह हो रहे थे उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सोशल कॉम्पिटेंस की वजह से। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, पर्सनल कॉम्पिटेंस और सोशल कॉम्पिटेंस में डिफरेंस। नेक्स्ट है अफेक्टिव मैनेजमेंट। आपके मैनेजर्स जो हैं वो कैन बी अफेक्टिव इफ़, मैनेजर्स अफेक्टिव कब हो सकते हैं, दे आर able to guide and direct the actions of others employed towards organization goals and achievement। आपके जो मैनेजर्स हैं वो तब इफ़ेक्टिव बन सकते हैं, तब कारआमद हो सकते हैं जब वो गाइड करें लोगों को और उनके एक्शंस को, जो जो वो काम कर रहे हैं। अब गाइड क्या करना है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने में, उनका मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन में आने का, और ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था उनको अपने काम में, अपनी फैक्ट्री में काम देने के लिए। तो टू रीच दिस इफेक्टिवनेस इम्पर्सनल स्किल्स आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। अगर तो हम लोग इस इफेक्टिवनेस को पहुंचना चाहते हैं तो इम्पर्सनल स्किल्स हम लोगों ने यूज़ करने हैं। अब द स्किल्स सेट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन बातचीत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैनेजिंग टाइम एंड स्ट्रेस, उनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टाइम को मैनेज कर सकें। जितने टाइम में जो बात हुई है, जो आपकी कमिटमेंट हुई है लोगों के साथ या किसी और
कस्टमर के साथ उसको पूरा करें। मैनेजिंग इंडिविजुअल डिसीजंस, उन्होंने सारे इंडिविजुअल डिसीजंस को भी मैनेज करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जारी बात है उसमें बहुत से लोग होते हैं, बहुत से कोवर्कर्स काम कर रहे होते हैं, सबकी जो मेंटालिटी है वो एक जैसी नहीं होती, तो उन सब को भी मैनेज जो है मैनेजर्स ने करना होता है, उनके कोई किसी तरह का उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रिकग्नाइजिंग, डिफाइनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये भी मैनेजर्स का काम है कि उन्होंने कोई भी प्रॉब्लम अगर कोवर्कर्स में आ रहा है, मशीनरी में आ रहा है, काम में आ रहा है, तो उन्होंने उसको सॉल्व करना है, डिफ़ाइन करना है कि क्या मसला आ रहा है और उनको रिकग्नाइज भी करना है। मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, मोटिवेट भी करते रहना है। मैंने शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना हम लोग किसी को मोटिवेट करेंगे उतना वो खुश होंगे और खुश होकर काम अच्छे से अच्छा करेंगे। सेटिंग गोल्स एंड आर्टिकुलेटिंग अ विजन, आपने जो गोल्स सेट करने हैं, कितना काम किस टाइम तक होगा, कितने मंथ तक होगा, कितने ईयर्स तक होगा, ये भी आपके मैनेजर्स का काम है। सेल्फ अवेयरनेस भी मैनेजर्स का एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है जो उनको चाहिए होती है। टीम बिल्डिंग एंड डेलीगेटिंग, डेलीगेटिंग का मतलब होता है नुमाइंदगान, उन्होंने टीम बिल्डिंग भी करनी है। एक सारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक साथ रखना है, इकट्ठा रखना है। और मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये कुछ बातें थी जो मैनेजर्स का काम है। उसके बाद है क्वीन कह लें या क्वीन कह लें, इनका नाम था, इन्होंने 2000 में एक बुक लिखी थी, चेंज द वर्ल्ड, हाउ ऑर्डिनरी पीपल कैन अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। और उन्होंने प्रपोज किया था उसमें 7 सीड्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। ये आपके MCQs हैं सारे, टू मेक द लीडर्स इफेक्टिव। अब वो क्या क्या थे, वो 7 बातें क्या क्या थी। एम्बॉडी अ विजन ऑफ अ कॉमन गुड, एम्बॉडी का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। उन्होंने सारी एक कॉमन जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये इतनी मशीनरी काम कर रही है, इतना जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिप्रेजेंट करनी होती हैं अपने जो है ऑर्गेनाइज़र को, जिसने ऑर्गेनाइजेशन पूरी फैक्ट्री चलाने का काम उस मैनेजर को दिया होता है। एनविजन द प्रोडक्टिव कम्युनिटी, ख्याल में लाना, इसका एनविजन का मतलब है अब जो प्रोडक्टिव कम्युनिटी है जिसमें सारे लोग काम करें, उसको उनको भी सबको ख्याल रखना इन मैनेजर का ही काम होता है कि किसका कोई मसला है, किस इंसान का, किस कोवर्कर का कोई मसला है, उसको सारा सॉल्व करना, रिज्यूम करना और सबको एक साथ लेके चलना। फर्स्ट लुक विद इन, ये भी काम जो है इन्हीं का है, मैनेजर्स का। लीडर्स का, एक्चुअल में लीडर्स होते हैं मैनेजर्स, ये MCQs ही आ सकता है कि लीडर्स कौन है, मैनेजर्स होते हैं। ट्रांजैक्ट फियर, उन्होंने फियर को भी ख़त्म करना था। फियर क्या होता है, उस ऑर्गेनाइज़र को ये फियर होता है कि क्या पता ये काम ना हो सके, या शायद हमारी जो फैक्ट्री हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। डिस्टर्ब द सिस्टम, जो सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होता है उसको भी कंट्रोल करना, उसको ठीक करना मैनेजर का काम है। सरेंडर टू द इमरजेंट प्रोसेस, हवाला देना कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है उसका हवाला देते रहना कि हाँ जी ये काम इस तरह होगा तो बहुत ज़्यादा और बेहतरी आ सकती है हमारी प्रोडक्टिविटी में। और एंटी थ्रू मॉरल पावर, वर्गलाना, उनको बार बार मॉरल पावर्स के थ्रू वर्गलाते रहना कि नहीं इस तरह काम होगा, मतलब न्यू आइडियाज़ देते रहना उनकी बेहतरी के लिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए। अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें, ताकि इंसान, वही बात है जैसे कोवर्कर्स काम करने में खुश होते हैं और मज़ीद काम अच्छा करते हैं, तो यही हमारा भी है। अगर कमेंट में बता दिया जाए, चलो कोई अगर गलती भी हो जाती है वो भी बता दें तो बहुत बड़ा एक आप लोगों का होता है हमारी तरफ काम करना कि हमें पता चले हमारी क्या गलती है और उसको आगे से और ज़्यादा मज़ीद बेहतर बनाना, गलती को ख़त्म करना और काम अच्छे से अच्छे करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।